हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। आज के इस सेशन में हम एक फिज़िक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके साथ जुड़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, वो टॉपिक है रोलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। आनत तल पर बिना फिसले किसी पिंड का लुढ़कना। नाम से ही आप इसे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट 11th 12th यानी इंटरमीडिएट में हैं या पॉलिटेक्निक लेवल पे हैं या और भी कई स्तर पर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको अक्सर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इंक्लाइंड प्लेन पर बिना स्लिप किए हुए अगर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इस टॉपिक पर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं बिना डिले किए हुए। फ्रेंड्स, यदि ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ये डिस्कशन आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक के अंदर आप डायग्राम देख करके ही समझ पा रहे होंगे। We have a spherical body of mass m. m मास की एक स्फेरिकल बॉडी है हमारे पास और उसका रेडियस है r। स्फेरिकल बॉडी यानी कि जो गोले के शेप में हो, जो एक बॉल की तरह, एक गेंद की तरह हमें दिखाई पड़ता हो। We have a spherical body of mass m and radius r rolling on a plane inclined at an angle theta from the horizontal। क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके हुए तल पर लुढ़कता हुआ m द्रव्यमान और r त्रिज्या का एक गोल पिंड। ये देखिए फ्रेंड्स, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एक स्फेरिकल शेप की ऑब्जेक्ट हमने लिया है, एक बॉडी लिया हुआ है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर जो झुका हुआ है प्लेन, उस प्लेन पर ये स्फेरिकल बॉडी रोलिंग मोशन कर रहा है। रोलिंग मोशन आप समझ रहे होंगे। अगर रोलिंग मोशन समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जल्दी से लिखें और मैं उसके लिए कोशिश करूंगी कि आपके लिए अलग से एक वीडियो डिटेल में डिस्कस करके मैं डाल दूं इस चैनल पर। अदरवाइज मैं ये मान कर चल रही हूँ कि आप रोलिंग मोशन समझते होंगे अच्छे से। जैसा कि रोलिंग मोशन में आपने पढ़ा होगा, आप समझते होंगे कि रोलिंग मोशन दो तरीके के मोशन का कॉम्बिनेशन होता है और दो तरीके के मोशन का कॉम्बिनेशन अगर हम कह रहे हैं तो कौन कौन से मोशन का कॉम्बिनेशन होगा। एक तो ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें बॉडी का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी मोशन करता है, और उसके साथ दूसरा कौन सा मोशन होगा, रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ हम इस स्फेरिकल बॉडी की बात करें तो इस स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, यानी पूरी बॉडी एक सीधी रेखा के साथ आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। और इसके साथ दूसरा कौन सा मोशन, इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके चारों तरफ ये बॉडी रोटेशन करे। तो ये जब ट्रांसलेटरी मोशन और ये रोटेटरी मोशन मिल जाते हैं तो दोनों मिल करके जो मोशन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप किसी चलती हुई वैन को ऑब्जर्व करें, गाड़ी को ऑब्जर्व करें, तो उस गाड़ी का जो व्हील है वो कैसे रोटेट करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। ये रोटेट करता हुआ आगे बढ़ते हुए हमारा व्हील चला जाएगा। बिल्कुल उस गाड़ी के पहिए की तरीके का जो मोशन होगा उसी को हम कहेंगे यहाँ पर रोलिंग मोशन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो m मास का और r रेडियस का हमने स्फेरिकल बॉडी लिया है। ये स्फेरिकल बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर, यानी ये वाला जो प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, इस पर
रोलिंग मोशन करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये हमारा केस है जो कि अंडर कंसिडरेशन है। अब डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम को देखने के साथ ही हमें ये पता चल जाता है कि अगर इस स्फेरिकल बॉडी को हम इस इंक्लाइंड प्लेन पर रखते हैं तो रखने के साथ ही इस पर कौन कौन से फोर्स फंक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्फेरिकल बॉडी, इसको इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने रख दिया। रखने के साथ ही इस स्फेरिकल बॉडी का एक तो वेट को आप mg से रिप्रेजेंट करते हैं और mg के बराबर वेट की डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी जिधर हमारा अर्थ है उस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ये वेट फंक्शन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, यानी जो स्फेरिकल बॉडी है हमारे पास, उसका वेट भी देखिए उसके सेंटर ऑफ मास पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ शो किया गया है ये mg वेट। तो mg वेट किस पॉइंट पर, स्फेरिकल बॉडी के सेंटर ऑफ मास जिसे O से रिप्रेजेंट किया गया है, उस सेंटर ऑफ मास पर वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में लग रहा है। यानी सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स लगा mg के बराबर, जो कि इस बॉडी का वेट है। और दूसरा कौन सा यहाँ पे फोर्स फंक्शन करेगा, तो दूसरा फोर्स फ्रेंड्स, जिस भी प्लेन पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है उस प्लेन पर जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट टच कर रहा है प्लेन को, इस पॉइंट पर प्लेन से परपेंडिकुलर, इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस को टच करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जिसे हमने यहाँ पर n से रिप्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही इस स्फेरिकल बॉडी को हम इंक्लाइंड प्लेन पर रखेंगे, इस पर दो फोर्स फंक्शन करेंगे और दोनों ही फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास O, जो कि स्फेयर का भी सेंटर है, केंद्र है, उस पर लगेंगे। और फोर्स कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया ऑब्जेक्ट का वेट mg जो कि नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड है, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन n हो गया जो कि इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लंबवत डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये दो फोर्स ही फंक्शन करेंगे इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर जब इसे आप इंक्लाइंड प्लेन पर रखते हैं। और ये दोनों ही फोर्स आप देख पा रहे हैं किस पॉइंट पर फंक्शन कर रहे हैं, दोनों ही फोर्स फंक्शन कर रहे हैं O पॉइंट, जो कि सेंटर ऑफ मास है, जो कि हमारे स्फेयर का सेंटर भी है और सेंटर ऑफ मास भी है बॉडी का, उस पॉइंट पर फंक्शन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टॉर्क के बारे में, जो मोमेंट ऑफ फोर्स भी जिसे आप कहते हैं, बल आघूर्ण जिसे आप कहते हैं, जब इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेटरी मोशन करेगा तो उस रोटेशन को स्टार्ट करने के लिए, रोटेशन को मेंटेन करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लगाना कंपलसरी है। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण होना जरूरी है। लेकिन अगर इस केस में हम देखें तो O जो कि सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का, उस O से ही दोनों फोर्सेस, एक तो N फोर्स और दूसरा mg फोर्स, दोनों फोर्सेस O से ही पास हो रहे हैं। अब अगर सेंटर से ही पास हो जा रहे हैं दोनों फोर्स, तो फ्रेंड्स आप फॉर्मूला जैसा कि आप जानते होंगे टॉर्क के लिए, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, और इस फॉर्मूले को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाते हैं कि सेंटर ऑफ मास से ही अगर फोर्सेस पास हो जा रहे हैं, सेंटर से ही पास हो जा रहे हैं, तो उस केस में टॉर्क टाउ यानी बल आघूर्ण की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर सेंटर ऑफ मास जो है वहाँ से फोर्स पास हुए और बल आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो गया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो जाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो हमने सेलेक्ट किया है ये रोटेशन नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इधर स्लाइड करेगा विदाउट रोलिंग,
बिना रोटेशन किए हुए लुढ़केगा नहीं, ये फिसल जाएगा। यानी ये रोलिंग मोशन कर पाए, फिसलने के बजाय, फिसले ना, बिना फिसले हुए, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में ही कहा बिना फिसले, विदाउट स्लिपिंग। तो बिना फिसले, जैसे गाड़ी का व्हील, उसका पहिया जो है वो रोलिंग मोशन करते हुए आगे जाता है तो हमारी वैन आगे बढ़ जाती है, गाड़ी आगे बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसा ही ये मोशन कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये अपने सेंटर ऑफ मास ओ के चारों तरफ रोटेट भी करे। और रोटेशन होने के लिए ज़रूरी है कि इस ऑब्जेक्ट पर एक बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क जरूर लगे। तो टॉर्क लगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक फोर्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास ना हो रहा हो, क्योंकि अगर सारे फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेशन संभव ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। और जब रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो रोलिंग मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि रोलिंग मोशन के लिए दो तरीके के मोशन होने चाहिए थे, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। तो रोटेशन हो उसके लिए हमें एक फोर्स ऐसा जरूर चाहिए जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास ना हो रहा हो। और वो कौन सा फोर्स यहाँ हमें मिल सकता है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक फोर्स जिसे यहाँ पे F से रिप्रेजेंट किया गया है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण बल है। और आप जानते हैं कि फ्रिक्शन जो फंक्शन करता है वो कहाँ पर फंक्शन करता है फ्रेंड्स, जो फ्रिक्शन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फंक्शन करेगा, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस प्लेन पर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो प्लेन और ऑब्जेक्ट को जो टच करने वाला पॉइंट है यानी कांटेक्ट पॉइंट है, उस कांटेक्ट प्लेन पर फंक्शन करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ उन कंडीशंस को अप्लाई करके आपने देखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस प्लेन पर बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसे F से रिप्रेजेंट किया गया है, यही वो फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेटरी मोशन कराएगा। और जब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मिलेंगे तब ये रोलिंग मोशन करेगा, यानी गिवन प्लेन पर, इस प्लेन पर लुढ़कता हुआ ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक गाड़ी का पहिया रोलिंग मोशन करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स रोटेशन तो ये फ्रिक्शन करा देगा, लेकिन ट्रांसलेशन कौन सा फोर्स कराएगा। यहाँ हमने क्या कहा था, F से पहले जो दो फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पर लग रहे थे वो दो फोर्सेस कौन से थे, एक तो बॉडी का वेट था mg जिसकी डायरेक्शन आपने अभी स्टडी किया, और दूसरा था नॉर्मल रिएक्शन n जिसकी डायरेक्शन भी हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स यहाँ आपको दो फोर्सेस और दिख रहे हैं, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, लेकिन अभी तक हमने इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। इनको अभी आप इग्नोर करके ही चलिए जब तक हम इसके बारे में आपको नहीं बताते। यानी अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, और वो फोर्सेस कौन कौन से हैं, वो फोर्सेस हैं बॉडी का वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F जो है वो ऑब्जेक्ट को रोटेटरी मोशन कराता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन कौन कराएगा, ट्रांसलेटरी मोशन ये जो mg डाउनवर्ड लग रहा है इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक कंपोनेंट बनता है mg साइन थीटा और दूसरा बनता है mg cos थीटा। जी हाँ फ्रेंड्स, यही mg दो कंपोनेंट में बट जाता है, यानी जब हम mg साइन थीटा और mg cos थीटा की बात करेंगे उस समय पर हम फिर mg को नहीं लेंगे, यही mg ही दो पार्ट में ब्रेक करके हम स्टडी करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो इस प्लेन पर नीचे की ओर मूव करेगा, तो हमें एक डायरेक्शन ये लेनी है प्लेन के अलोंग और दूसरी लेनी है प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और इसी वजह से इस mg को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन
और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन जो आएगा इसका कंपोनेंट वो आएगा mg sin थीटा और दूसरा कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। फ्रेंड्स ये कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम से एक अलग टॉपिक मैंने इसी चैनल पर दिया हुआ है। अगर आपको वेक्टर को यानी फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने में, ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को जरूर पहले देख लें, जिससे आप और आसानी से समझ पाएं कि ये mg जो है वो mg sin थीटा और mg cos थीटा में कैसे ब्रेक हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ शॉर्ट में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि देखिए mg की ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर, तो mg ऐसे नीचे की ओर जा रहा है। अब अगर mg cos थीटा देखें तो mg cos थीटा इस प्लेन से परपेंडिकुलर लिया, किस प्लेन से, जिस प्लेन पर हमारा ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है उससे परपेंडिकुलर, और दूसरा कंपोनेंट हमें लेना है ये mg sin थीटा। तो फ्रेंड्स आप देखिए, आपने पढ़ा होगा कि कोई दो प्लेन के बीच जो एंगल बनता है उन प्लेन के परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल बनता है। तो फ्रेंड्स यही कंडीशन अगर हम लगाएं तो आप देखेंगे कि ये वाला कंपोनेंट यानी mg वाली जो लाइन है वो वर्टिकल है यानी हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर है, और दूसरा ये वाला जो कंपोनेंट हमने लिया है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर हमने लिया है, यानी हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वाले प्लेन के बीच जो एंगल बन रहा है जो कि थीटा है, अभी हम लोगों ने कंसीडर किया है इसको। दैट मीन्स इन दोनों प्लेन यानी इसके और इसके परपेंडिकुलर्स के बीच, दैट मीन्स ये mg और ये mg cos थीटा जो कंपोनेंट ले रहे हैं इसके बीच भी यहाँ पे थीटा एंगल ही बनेगा। तो इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें तो फ्रेंड्स आप कह पाते हैं कि यहाँ पर ये mg और ये वाला कंपोनेंट के बीच जो एंगल आएगा वो भी थीटा एंगल आएगा। अब जानते हैं आप कंपोनेंट में ब्रेक करते समय कि जो थीटा एंगल को टच करने वाला कंपोनेंट है वो mg cos थीटा बनता है और उससे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा। इसके डिटेल के लिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो मैंने दे रखा है पहले से वीडियो, उसको आप जरूर एक बार देख लें। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ mg जो है दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो फ्रेंड्स अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा था इस इंक्लाइंड प्लेन पर, कैसा मोशन इसको करना है, इसको रोलिंग मोशन करना है। रोलिंग मोशन दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, दो तरीके के मोशन, एक ट्रांसलेटरी मोशन और एक रोटेटरी मोशन। तो फ्रेंड्स अब जो ये mg sin थीटा बना कंपोनेंट फोर्स का, ये mg sin थीटा ही गिवन ऑब्जेक्ट को इस प्लेन के अलोंग इस डायरेक्शन में मूव करा सकता है, और दूसरा यानी ये ट्रांसलेटरी मोशन देगा, और दूसरा जो फोर्स है ये F जो कि सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रहा है, ये टॉर्क दे देगा, बल आघूर्ण दे देगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेट भी करेगा। तो ये रोटेशन और ट्रांसलेशन मिलके गिवन ऑब्जेक्ट को एक गाड़ी के पहिए की तरह, एक गाड़ी के व्हील की तरीके का रोलिंग मोशन कराएगा। जैसा गाड़ी चलती है जब तो उसका व्हील रोल करता है, वैसा ही रोलिंग मोशन करा देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने डिस्कस किया कि जब बिना स्लिप के हुए, बिना फिसले हुए कोई ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पर, नत तल पर, इसे हिंदी में आनत तल या नत तल बोलते हैं, इंग्लिश में इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन पर जब ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन करता है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, कौन सा फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन देगा और कौन सा रोटेटरी मोशन देगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर। और वही बातें कि ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसी को मैंने यहाँ 1 by 1 मेंशन किया है, जो कि मैंने अभी डिटेल में आपको बता दिया है। बोथ हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों ही लैंग्वेज में दिया है, जिससे दोनों ही मीडियम की स्टूडेंट्स आसानी से इसको समझ पाएं। पहला पॉइंट है वेट mg ऑफ द बॉडी, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, वेट mg अभी आपने देखा, उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया है, जो नॉर्मल रिएक्शन जो हमने लिया था n, यानी परपेंडिकुलर रिएक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, वो भी आपने देखा कि n की क्या डायरेक्शन थी, और इसमें वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही सेंटर ऑफ मास पर लग रहे थे, ये भी आपने डिटेल में अभी
डिस्कस कर लिया है। और थर्ड जो कि फोर्स था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि सेंटर ऑफ मास पर नहीं लग रहा था, और यही वो फोर्स था जो कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेट कराता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर पाता है। और इन्हीं तीनों फोर्सेस को यहाँ हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसे आसानी से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, अब हमने देख लिया कि जब ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग मोशन करता है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं। जब हम फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नॉर्मली क्या पूछी जाती है हमसे एग्जाम में, वो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब ये ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग मोशन करता है, तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स रोलिंग मोशन कर रहा है तो इस डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहा होगा, जैसे कि एक गाड़ी का पहिया चलता है। जब ये आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ एक्सीलरेशन यानी त्वरण भी हो सकता है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वो एक्सीलरेशन यानी लीनियर एक्सीलरेशन ए कितना होगा, यानी इस ए के लिए एक एक्सप्रेशन हमें डिराइव करने के लिए दिया जा सकता है, या हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी करने को दिया जा सकता है। तो वो ए का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डेरिवेशन अगर आता है ए के लिए करने के लिए तो उसे हम कैसे कर पाएंगे। कुछ सिंपल सी बातें हैं फ्रेंड्स कि अगर ऑब्जेक्ट इस प्लेन के अलोंग इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, जो एक्सीलरेशन है ए, तो ये अगर एक्सीलरेशन हमें इस डायरेक्शन में निकालना है जो कि यहाँ शो किया गया है, तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि इसी डायरेक्शन में कुछ एम ए फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा, क्योंकि जहां पर फोर्स है वहीं एक्सीलरेशन होगा। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर त्वरण लग रहा है, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो इस प्लेन के अलोंग दो ही फोर्सेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक mg sin थीटा और उसके अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। यही दो फोर्स हैं जो इस प्लेन के अलोंग, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके अलोंग लग रहे हैं। और साथ ही क्या कहा गया कि इस डायरेक्शन में यानी इस प्लेन पर जो डायरेक्शन एरो शो किया गया है, इस एरो के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। तो इस बात ने यह भी कंफर्म कर दिया कि mg sin थीटा को F से बड़ा ही होना चाहिए, जिसकी वजह से एरो के डायरेक्शन में नेट फोर्स फंक्शन करेगा। और नेट फोर्स का मतलब क्या है, mg sin थीटा F से बड़ा है, तभी इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन a लगा। तो अगर हम ये कंडीशन लगाएं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बननी चाहिए फ्रेंड्स, mg sin थीटा। इसमें से अगर हम माइनस कर दे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो नेट फोर्स आ गया, जो किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन a था एरो के डायरेक्शन में, तो इस एरो के डायरेक्शन में फोर्स कितना बचा, एम ए। तो यहां से हमें एम ए निकल आएगा, यानी हमें एक इक्वेशन मिल गई जो कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इक्वेशन हमने बनाई है। तो फ्रेंड्स, एक तो हमें ये इक्वेशन बनानी है, और दूसरी अगर हम देखें इंक्लाइंड प्लेन से वर्टिकल फोर्सेस को देखें, अभी हमने इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग फोर्सेस देखा, अगर हम इंक्लाइंड प्लेन से वर्टिकल फोर्सेस देखें तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल में एक फोर्स है एन, दूसरा है mg cos थीटा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन से वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये n और mg cos थीटा बैलेंस हो जा रहे हैं। दैट मीन्स mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू n, n के बराबर होने चाहिए। और जैसे ही आप ये दो बातें लिख लेते हैं तो ये बन जाती हैं आपकी दो इक्वेशंस, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं एक्सीलरेशन a को निकालने के लिए। यानी इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एक्सीलरेशन a निकाल सकते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स दो इक्वेशन जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया। इन्हीं इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके a निकालना है। कौन सी वाली इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1।
अब अगर इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि एक ही इक्वेशन से हमें निकालनी है ए की वैल्यू। तो फ्रेंड्स हमारा अगला स्टेप होगा कि हम देखेंगे कि ये फ्रिक्शन एफ को हम क्या ए के टर्म्स में लिख पाएंगे और कैसे लिख पाएंगे, वो वैल्यू एफ की ए के टर्म्स में हम निकाल करके और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे उस एफ की वैल्यू को, उसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। बस इतना सा हमें करना है ए निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए जरा सा कि टॉर्क किस फोर्स की वजह से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जनरेट हुआ था, फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन इसके सेंटर ऑफ मास यानी कि ओ से कितने डिस्टेंस पर है, तो अगर हम ओ से डिस्टेंस देखना चाहें फ्रेंड्स कि कितने डिस्टेंस पर है, तो देखिए ये सेंटर से यहाँ तक आए, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो सेंटर से फ्रिक्शन फोर्स की डिस्टेंस कितनी आएगी, रेडियस के बराबर आएगी। यानी जो स्फीयर है उस स्फीयर का जो रेडियस है वही एफ की डिस्टेंस बता रहा है सेंटर से। और फॉर्मूला आपने देखा कि फॉर्मूला क्या आता है टाउ का, टाउ एक वेक्टर था, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और अगर इसको आपने डिटेल में पढ़ा होगा फ्रेंड्स तो आप जानते हैं आर क्रॉस एफ का मतलब आर एफ साइन थीटा, और थीटा क्या है वहां पे, आर और एफ के बीच का एंगल। लेकिन इस गिवन केस को अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स एफ जो है, एफ रेडियस से टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये रेडियस है और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो आर और एफ के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी टाउ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। और इस थीटा को 90 डिग्री रख दे तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, यानी टाउ आ जाएगा आर एफ। तो इतना टॉर्क इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है जिसे हमने यहां पर लिख लिया टाउ इज इक्वल टू एफ आर या आर एफ। आर इज द रेडियस, हमने यहाँ पे कैपिटल आर रेडियस लिया है इसलिए कैपिटल आर लिया। तो फ्रेंड्स ये टॉर्क लग रहा है। साथ ही जब आपने टॉर्क को डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा था कि टॉर्क के लिए एक फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा, जहां पर आई क्या है, आई है ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, और अल्फा क्या है, अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन, ये ए है लीनियर एक्सीलरेशन रेखीय त्वरण, और अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण। तो फ्रेंड्स दोनों ही फॉर्मूले क्या कर रहे हैं, एक ही टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। और जब दोनों वैल्यू को हम बराबर करेंगे यानी एफ आर इज इक्वल टू आई एल्फा होना चाहिए। जैसे ही दोनों को हम इक्वल लिखते हैं तो यहाँ देखिए ये एफ आर इज इक्वल टू आई एल्फा, लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ए इज इक्वल टू आर एल्फा एक रिलेशन होता है लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन को जो रिलेट करता है। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो दे रखा है फ्रेंड्स, अगर आपको ए और अल्फा के बीच रिलेशन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस रिलेशन का वीडियो इसी चैनल पर है, उसे जरूर एक बार देख लें। तो इस रिलेशन को हम यहाँ यूज करेंगे, यानी एल्फा इज इक्वल टू, देखिए ए इज इक्वल टू आर एल्फा है, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर। अल्फा की ये वाली वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर लेकर के हमें क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे ही अल्फा की जगह पर ए अपॉन आर हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर। और इसी में अगर हम जो लेफ्ट साइड हमारा आर है इसको राइट साइड ले जाएं तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर इंटू आर, और आर इंटू आर का मतलब आर स्क्वायर, यानी एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर हमें यहां से मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये जो f की वैल्यू हमने निकाली, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि f की ये वैल्यू जो निकलेगी इसको हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और फिर इक्वेशन को a निकालने के लिए सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये f की जो वैल्यू आ गई है इसको हम गिवन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें सिंपल यही स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करना है, यानी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 3 से f का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हम f की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे फ्रेंड्स, जो f की जगह थी f हटा के IA/r² रख देंगे। और फिर हमें क्या करना है, ये जो हमने IA/r² रखा है इसका सिर्फ साइड चेंज करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में कन्वर्ट होकर के हमें कुछ इस तरीके का ये टर्म दे देगा। यहाँ पे देखिए इतना आ जाएगा और फिर राइट हैंड साइड में हम इस इतने में से a को कॉमन ले लें। तो अगर यहाँ से आप a को कॉमन लेंगे फ्रेंड्स तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और अब हमें सिंपल क्या करना है फ्रेंड्स, हमें a निकालना था, लीनियर एक्सीलरेशन, जो कि यहाँ आ चुका है। और इस a को निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो रिमेनिंग टर्म है m+i/r², इसको दूसरे साइड यानी यहाँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। ये इक्वेशन सीधे से क्या बन चुकी है, mg sin थीटा इज इक्वल टू a ब्रैकेट में m+i/r², है ना, ये बन चुकी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें a निकालना है, तो हमें m+i/r² को लेफ्ट साइड में अगर ले आएंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा। अब हमें सिर्फ इतना करना है और जैसे ही हम ये स्टेप करेंगे फ्रेंड्स तो a की वैल्यू निकल जाएगी और a की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन m+i/r²। इसको एक स्टेप और सॉल्व करें, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ जो mg sin थीटा है न्यूमरेटर, इसको भी m से डिवाइड कर दें और जो डिनोमिनेटर है यानी ये वाला टर्म, इसको भी m से डिवाइड कर दें। तो जब इसको हम m से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में बन जाएगा g sin थीटा और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1+i/mr²। तो फ्रेंड्स ये हमें मिल गया a की वैल्यू। यहाँ तक तो हमने a को सॉल्व किया, लेकिन इस फॉर्मूले में आप देख रहे, एक तो ये भी फॉर्मूला है जिससे आप याद रखना है आपको, अगर इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आता है तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। लेकिन हम इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ ये I दिया गया है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उस I की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आगे और फॉर्मूले इसके मिलते जाएंगे, क्योंकि उन पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आ सकता है या आपसे कहा जा सकता है। अगर कहा गया है कि a के लिए a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1+i/mr², ये एक्सप्रेशन डिराइव करिए, तो यहाँ तक करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आंसर आपने कंप्लीटली लिख दिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ही लिख करके आता है कि आपको डिराइव करना है लीनियर एक्सीलरेशन के लिए कौन सा वाला एक्सप्रेशन, आपको निकालने के लिए कहा जाता है a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1+k² अपॉन r²। जब यही वाला फॉर्म डिराइव करने के लिए दिया गया है तो हमें क्या करना है, हमें इस स्टेप से आगे एक स्टेप और करना होगा। और वो स्टेप क्या होगा, उसके लिए चूंकि यहाँ पे k हमें डिराइव करने के लिए दिया जा रहा है, तो फ्रेंड्स k क्या है, k है रेडियस ऑफ गायरेशन, परिभ्रमण की त्रिज्या। अगर इस पे आपको अलग वीडियो की ज़रूरत है तो फ्रेंड्स कमेंट में जल्दी से लिखें, मैं उसका वीडियो अलग से आपको डिटेल में बनाऊंगी। अभी मैं ये मानकर चल रही हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण और रेडियस ऑफ गायरेशन यानी k के बारे में आप जानते हैं। और वो रिलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, वो रिलेशन है I इज इक्वल टू mk², जिसमें I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण और k है रेडियस ऑफ गायरेशन यानी परिभ्रमण की त्रिज्या।
अब अगर आई की ये वाली वैल्यू जो हम लोगों ने ए का ये एक्सप्रेशन निकाला, इसमें यहाँ आई की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करें, इसकी वैल्यू को हम रख दें, तो फ्रेंड्स हम नया वाला एक्सप्रेशन जो डिमांडेड है, अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया, वो निकाल पाएंगे। आपने क्या किया, आई की जगह पर एम के स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया, तो आई की जगह एम के स्क्वायर जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा जिसमें एम एम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें एक इस फॉर्म में मिल जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है ए के लिए ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए, तो यहाँ तक करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ एक कंडीशन और भी दी जाती है। अभी तो हमने जनरल कंडीशन लगाई है कि कोई ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमने कह दिया जो यहाँ पर रोलिंग मोशन कर रहा है, लेकिन एग्जाम में यहाँ एक और कंडीशन लगा करके आपसे एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए कहा जाता है। कभी कभी आपसे कह दिया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है उसका शेप स्पेसिफाई किया गया और उसके बेस पे देखिए किस तरीके से ए का नया एक्सप्रेशन भी आपको डिराइव करने के लिए कहा जाता है, या ए से आगे फ्रिक्शन फोर्स एफ को डिराइव करने के लिए कहा जा सकता है। तो वो दोनों ही हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने इन जनरल काम करते हुए एक स्फेरिकल बॉडी के लिए ये डेरिवेशन किया और एक्सीलरेशन ए तक हमने निकाल लिया। अब मान लीजिए आपसे कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर, वो एक सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, ये आपको बता दिया गया। यानी कंडीशन एक और स्पेसिफाई की गई, जो स्फेरिकल बॉडी हम जिसको इन जनरल बार बार कह रहे हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यूज कर रहे हैं, उसमें एक कंडीशन लगा दी गई कि वो स्फेरिकल बॉडी कैसी है, सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, एक बॉल की तरह है लेकिन सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है। अब उस केस में आपको कहा जा सकता है कि आप डिराइव करके दिखाइए कि A इज इक्वल टू 5/7 जी साइन थीटा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया, यानी ये वाला फॉर्मूला जो डिराइव किया है, ये हमें पहले की तरह ही बिल्कुल करते आना है, और बाद में यानी स्फीयर के लिए हमने ये वाला काम कर लिया। सॉलिड स्फीयर की जो कंडीशन है उसको बिना ध्यान में रखे हुए हमने यहाँ तक काम कर लिया। किसी भी स्फेरिकल शेप की बॉडी के केस में ये वाला काम किया और ए निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सॉलिड स्फीयर का केस यूज करना है, और आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, उसकी वैल्यू होती है 2/5 mr²। ऑफकोर्स वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है उसके लिए एक्सिस इंपॉर्टेंट है। तो एक्सिस के बारे में आप समझ चुके हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोलिंग मोशन करेगा तो इसके सेंटर से एक्सिस जो पास हो रही होगी, यानी इस प्लेन से परपेंडिकुलर, जो आपके मोबाइल का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर जो आपकी तरफ लाइन आ रही होगी, 3 डायमेंशन में जैसे हम ट्रीट करते हैं, आपके मोबाइल का जो प्लेन है, आपके कंप्यूटर का जो प्लेन है, आपके लैपटॉप का जो प्लेन है, उससे परपेंडिकुलर आपकी तरफ जो लाइन आ रही वो उसका एक्सिस हो जाएगा। और उस एक्सिस की तरफ जब उसके चारों तरफ जब ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है इसलिए रोलिंग मोशन हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसी एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला आता है 2/5 mr²। और ये फॉर्मूला आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में पढ़ा होगा। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगी उसका आंसर देने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ इस सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, I इज इक्वल टू 2/5 mr², और रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले से किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए I इज इक्वल टू mk² होता ही है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सॉलिड स्फीयर के केस में mk² इज इक्वल टू 2/5 mr²। और इससे हम k²/r² अगर सॉल्व करें, बोथ साइड m कैंसिल हो जाएगा, ये m इसको कैंसिल कर देगा, तो k²/r² की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/5। फ्रेंड्स ये k²/r² की जो वैल्यू आएगी, तो जो अभी हम लोगों ने सिंपल स्फेरिकल बॉडी जो कि रोलिंग मोशन कर रही थी उसके केस में जो फॉर्मूला निकाला है, वहाँ पर ये हम k²/r² की वैल्यू जैसे ही k²/r² की जगह 2/5 रखेंगे
और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें एक्सप्रेशन पूछा गया है सॉलिड स्फीयर के केस में वो हम डिराइव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आपसे पूछा गया है तो शुरू से जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ तक आपको डेरिवेशन कंप्लीट करना होगा और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको एग्जाम में दिया गया है कि ए ना पूछकर आपसे कहा गया है इसी सॉलिड स्फीयर के केस में आप बताइए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो फ्रेंड्स उसके लिए भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो काम हम लोगों ने अभी तक किया है, यानी हमने क्या किया, जो भी केस दिया गया सिंपल स्फेरिकल बॉडी तो हमने उसके लिए ए निकाला है। अगर हमें दिया गया है सॉलिड स्फीयर तो इससे एक स्टेप आगे आते हुए हम उसका लीनियर एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं और ये एक्सीलरेशन तो हमने निकाल ही लिया है। इतना हमें काम करना ही करना है, भले ही लीनियर एक्सीलरेशन ना पूछ के आपसे फ्रिक्शन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप फ्रिक्शन पूछा गया है तो हम इस सॉलिड स्फीयर के केस में ही काम कर रहे हैं। आप किसी के भी केस में काम कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में, ये वाला पार्ट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमने क्या देखा था कि हम किस तरीके से F को A से रिलेट कर पा रहे थे। ये रिलेशन अगर हम यूज करते हैं फ्रेंड्स तो जो A हमने निकाला है, A की वैल्यू निकाली है, उस वैल्यू को यानी A की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A की वैल्यू को रखना है फ्रेंड्स और जो केस हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए I की जो वैल्यू आई है वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो A की वैल्यू रखिए, I की वैल्यू रखिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हमें गिवन केस, जैसे कि हम यहाँ सॉलिड स्फीयर का केस देख रहे हैं तो उस गिवन केस के लिए F की वैल्यू हम यहाँ जल्दी से निकाल पाते हैं। तो यहाँ सॉलिड स्फीयर के केस में हमने F भी निकाल लिया। और फ्रेंड्स एक स्टेप और आगे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए आपसे F ना पूछ करके आपको एग्जाम में क्या दिया है उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए, उन्होंने कहा है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, यानी फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं, घर्षण बल नहीं, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए आपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में वीडियो दिया है फ्रिक्शन का। फ्रेंड्स अगर फ्रिक्शन में कोई डाउट है तो आप उन वीडियोस को एक बार पढ़ लें जिससे फ्रिक्शन से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन से कैसे रिलेट करता है, F इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन। एन नॉर्मल रिएक्शन है जिसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला है फ्रेंड्स। एन के लिए फॉर्मूला हमने पहले निकाला था। कौन सा फॉर्मूला था फ्रेंड्स, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ इस रिलेशन को हम यूज करेंगे और एफ की गिवन केस में जो भी एफ की वैल्यू हमने निकाली है वो एफ की वैल्यू और एन का जो स्टार्टिंग में हमने वैल्यू निकाली थी एम जी कॉस थीटा, उनको सब्स्टिट्यूट करिए और इसे सॉल्व कर दीजिए तो हमें ये म्यू एस के लिए फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरह एग्जाम में जहाँ तक आपसे जो वैल्यू पूछी गई है आप स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे ही करिए और जहाँ तक आपका रिजल्ट आपको मिल जाता है वहाँ तक आप करते चले जाइए। फ्रेंड्स ये तो था केस किसका, सॉलिड स्फीयर का। लेकिन कई बार सॉलिड स्फीयर ना कह के एग्जाम में क्या क्वेश्चन दे दिया जाता है, एग्जाम आपको देता है करने के लिए कि आपको यही एक्सीलरेशन निकालना है, लेकिन किस केस में निकालना है, सॉलिड सिलेंडर में। यानी जो बेलन है, बेलनाकार, बेलन आपने देखा होगा, सिलेंडर आपने देखा होगा, वो भी देखिए किसी इंक्लाइंड प्लेन पर उसको छोड़िए तो लुढ़कता हुआ नीचे जाता है। बिल्कुल वही केस आप इमेजिन करिए। यानी आपके पास क्या है फ्रेंड्स, ये है और ऐसा है, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंडर कैसा, मान लीजिए ये है शेप, ये होगा सिलेंडर। अब रोलिंग मोशन किधर कर रहा है, इसके जो सेंटर से ये एक्सिस जा रही है इसके चारों तरफ रोटेट करते हुए ये लुढ़कता हुआ नीचे जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला केस है, एक्सिस आपने देख लिया किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो बिल्कुल बहुत आसान है, जैसे अभी हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर के केस में किया, अब हम सॉलिड सिलेंडर का केस ले लें। तो जो हमने सिंपल स्फीयर का केस लिया था फ्रेंड्स, सिंपल स्फीयर के केस में ये ए का फॉर्मूला आया था। जब सॉलिड स्फीयर कहा गया तो हमने आई किसके लिए लिया, सॉलिड स्फीयर का लिया। अगर सॉलिड स्फीयर ना कह के सॉलिड सिलेंडर कहा गया है तो गिवन एक्सिस जो अभी हमने आपको बताया था, कौन सी एक्सिस फ्रेंड्स, ये इसके जो सेंटर से बिल्कुल पास होती है ऐसे, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस सिलेंडर का लेना है जिसका फॉर्मूला आएगा
1/2 mr²। तो फ्रेंड्स अगर सॉलिड सिलेंडर है तो हमें आई की 1/2 mr² वैल्यू लेनी है। और ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले से आप जानते हैं कि I = mk² भी होता है। अगर हमें ये केस लेना है सॉलिड सिलेंडर का केस, तो हम mk² = 1/2 mr² लिखेंगे। और इसको सॉल्व करके अगर k²/r² निकालें, दोनों साइड से mm कैंसिल हो जाएगा, k²/r² की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब k²/r² की जगह 1/2 हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। जैसे ही यहाँ k²/r² की वैल्यू रख के आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें सॉलिड सिलेंडर के केस में a की वैल्यू मिल जाएगी। और कभी कभी सॉलिड सिलेंडर में भी ए ना पूछ के एफ पूछा जाता है। तो जैसे सॉलिड स्फीयर के केस में हमने किया था, यानी स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा इसमें कि किस तरीके से एफ और ए एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे इसमें। गिवन केस में, यानी यहाँ कौन सा केस है, सॉलिड सिलेंडर, इस केस का हमें क्या करना है, इस केस का हमें जो ए निकाला है उसकी वैल्यू और जो हमने आई निकाली है 1/2 mr², वो वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इस फॉर्मूले में। जैसे ही हम आई और ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रेंड्स और सॉल्व करेंगे, तो सॉलिड सिलेंडर के केस का भी हमें फ्रिक्शन मिल जाएगा। और अगर सॉलिड सिलेंडर के केस में भी फ्रिक्शन ना पूछ के आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए कहा जा रहा है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिक्शन वाले वीडियो में आपने पढ़ा है F = μs × n। फिर से एक बार कहूँगी, यहाँ कोई डाउट है तो इसी चैनल पर फ्रिक्शन से रिलेटेड वीडियो आप देखिए, आपके डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। F = μs × n है। n की वही वैल्यू mg cos थीटा जो इसी वीडियो में स्टार्टिंग में हम लोगों ने निकाला, और f की वो वैल्यू जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉलिड सिलेंडर के केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs हम निकाल पाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर आप चाहें कि मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर का ही केस है और A = ये हमने एक स्फेरिकल शेप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था। अब इससे हमें कंडीशन लगा दी गई है सॉलिड सिलेंडर का केस, तो फ्रेंड्स उसे सॉल्व करने के लिए हमने ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ की थी। अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला जो है ये वाला ना याद रह के इसके एक स्टेप पहले वाला याद है, यानी हमने आई की जगह mk² सब्स्टिट्यूट नहीं किया हुआ है, आप एक स्टेप पहले ही अभी चल रहे हैं। मान लीजिए हम कहाँ तक आप पहुँचे हैं, आप इसके एक स्टेप और पहले तक जा रहे हैं। हमने यहाँ तक ही सॉल्व किया है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, तो आप सीधे यहाँ से भी निकाल सकते हैं g sin θ/1 + I/mr² से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, I की वैल्यू जो 2/5 mr² था वो हम सीधे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दें तो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम सॉलिड स्फीयर के केस में भी कर सकते हैं और सॉलिड सिलेंडर के केस में भी डायरेक्ट यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर हमें फॉर्मूला याद है g sin θ/1 + I/mr², तो I की ये वैल्यू सीधे, ये जो सॉलिड स्फीयर का केस है, ये वैल्यू सीधे I की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो भी ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा। अदरवाइज़ ये तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है। आप इसके बेस पर सॉलिड स्फीयर का केस भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर का केस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे लीनियर एक्सीलरेशन ए निकालने को कहा गया है, किसी भी केस में आप निकाल सकते हैं। अगर ए ना पूछ के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ पूछा गया है, तो भी आप किसी भी केस में आसानी से निकाल पाएंगे। एफ ना पूछ के आपको म्यू के लिए डेरिवेशन करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए डेरिवेशन करना है फ्रेंड्स, तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। यानी इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब आपको आता है एग्जाम में, तो आप उसका सल्यूशन आसानी से दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।